गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बच्चों, करंट अफेयर्स की जो टॉपिक्स है, जो आपके अभी 23 तारीख, 25 तारीख और 28 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये इतना ही पावरफुल होगा बच्चों। ये जो करंट अफेयर मेरे द्वारा कराया जाएगा, ये देखिए बच्चों, यूपी पुलिस में जो मेरे द्वारा करंट कराया जा रहा है बच्चों, जो मेन टॉपिक होंगे जहाँ से 5 से 7 नंबर, ये 5 से 7 नंबर आपके एग्ज़ाम के लिए इतने पावरफुल होंगे बच्चों, इतने पावरफुल्स होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये जो 5 से 7 क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए जाएंगे बच्चों, ये बच्चों बहुत ही कम 60 नोट्स, इसका नोट्स बच्चों आप लोगों को इसका पीडीएफ हम उपलब्ध करा देंगे बच्चों। इसको खाली आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से रिवीजन करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। मेरी गारंटी है कि बच्चों जो 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के आपके इसी वीडियो में से, इन्हीं वीडियो में से जो प्रमुख वीडियो होंगी, जो 7 से 8 वीडियो मैं कराऊंगा, इन्हीं में से ये जो है 5 से 7 करंट अफेयर्स आप लोगों को बच जाएगा। तो बच्चों, यूपी पुलिस वाले जितने भी बच्चे हैं, आप लोग खाली अच्छी तरीके से वीडियो को देखते रहिए बच्चों। जैसे अभी हाल ही में चर्चा की गई है, अभी हाल ही में बच्चों को चर्चा किया गया है भारत रत्न का। अभी हाल ही में भारत रत्न किसे दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। किसे दिया गया है बच्चों? कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। किसे दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। अब उनके 100वें जन्मवर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है बच्चों। और इनसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए बच्चों, छिछले ज्ञान से कुछ नहीं होगा। अब एग्जामिनर क्या है बच्चों, अब जो है ये फॉर्म निकलता है तो कैंडिडेट 100, 150, 200 कैंडिडेट एक ही फॉर्म पे अपेयर हो रहे हैं। तो बच्चे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अब छिछले ज्ञान से नहीं काम चलने वाला है। पहले क्या रहता था, भारत रत्न किसे दिया गया, ये क्वेश्चन। अब लेकिन उससे संबंधित के कौन इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं बच्चों, इन फैक्ट पर अब क्वेश्चन बनने लगा। तो बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे कि अब हमें अच्छी तरीके से, गहन तरीके से अध्ययन करना होगा जो एग्ज़ाम के लिए बच्चों बहुत ही हेल्पफुल हो। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम में जैसे भारत रत्न दिया गया किसे? कर्पूरी ठाकुर को। अब इनसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इन सारे फैक्टों पर बच्चों हम चर्चा करेंगे। जैसे इनके बारे में अगर बात की जाए बच्चों, तो कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म बच्चों है 24 जनवरी 1924 को पिथौजिया गांव। कौन सा गांव बच्चों? पिथौजिया गांव। अब कर्पूरी ग्राम जिसे कहा जाता है, ये समस्तीपुर में हुआ था। समस्तीपुर बच्चों कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पे है समस्तीपुर बच्चों? बिहार में है। 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया था। तो बच्चों 24 जनवरी 1924 को पिथौजिया गांव में हुआ था इनका जन्म। और इनकी डेथ जो है बच्चों, इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया था। जन नायक के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन में ये भी देता है बच्चों कभी कभी, जन नायक किसे कहा जाता है? तो जन नायक बच्चों कर्पूरी ठाकुर जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? कर्पूरी ठाकुर जी को कहा जाता है। ये क्या है बच्चों, इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया है। किसे दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। ये कहाँ के? बिहार के किस ज़िले से आते हैं? समस्तीपुर जिला। और कौन से गांव बच्चों? पिथौजिया गांव, जो अब कर्पूरी ग्राम के से जाना जाता है बच्चों। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है बच्चों? जन नायक के नाम से क्वेश्चन में देख देगा, जन नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जन नायक के नाम से भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को जाना जाता है। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीते थे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे और विधानसभा चुनाव जीत कर जो है ये विधानसभा में गए थे। 2 बार ये जो है कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, किससे थे बच्चों? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे। 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1979 तक, 1977 से लेकर बच्चों 1979 तक, कितने तक बच्चों? 1979 तक। ये किसके थे बच्चों? जनता पार्टी से थे। कौन से पार्टी थे बच्चों? जनता पार्टी से ये क्या रहे बच्चों? मुख्यमंत्री रहे।
1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। राजकीय मंत्री थे। कौन से मंत्री थे बाबू? बिहार के राजकीय मंत्री। 5 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968 तक ये बिहार के किस पद पर थे बच्चों? शिक्षा मंत्री के पद पर भी इन्होंने कार्य किया था बच्चों। और 2 बार ये बच्चों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे एक बार जनता पार्टी से थे। भारतीय जनता पार्टी से ना कहना बच्चों, जनता पार्टी से 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक थे बच्चों। तो उसी तरीके से बच्चों 3 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में भी इन्होंने बच्चों कार्यभार संभाला है। और बच्चों इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया था। बच्चों बिहार में पूर्ण शराबबंदी इसने लागू किया था, कर्पूरी ठाकुर जी ने लागू किया था। कब लागू किया गया था बच्चों? 1970 में। कर्पूरी ठाकुरी फार्मूला 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच अतिरिक्त रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीबों को 3% का हिस्सा मिला बच्चों। तो अब भारत रत्न के बारे में बच्चों अब कुछ विशेष, भारत रत्न कब शुरुआत किया गया? भारत रत्न जैसे देखिए बच्चों, मैं कहता हूँ ना कि छिछले ज्ञान से अब कुछ नहीं होने वाला एग्ज़ाम में। अब हमें यूपी पुलिस जो ये वैकेंसी है बच्चों, अब हमें 60 लाख 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, 50 से 60 लाख फॉर्म पड़े हैं बच्चों। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं बच्चों, अब इन लोगों से में से हमें 60,000 चयन करना है ना। तो बच्चों आप लोग अनुमान लगा सकते हो, अब ये जो बच्चे होंगे क्रीम बच्चे होंगे, ना कि अब छिछले ज्ञान से काम चलने वाला। तो बच्चों खाली आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से इसको देखिए, और वीडियो को अच्छी तरीके से ईयरफोन लगाकर 2 से 3 बार प्यूज़ करके बच्चों वीडियो को अच्छे भगा कर ना देखिए बच्चों, आराम आराम से इसको देखिए और एक नोट्स बना लीजिए। जो ये करंट अफेयर्स होंगे बच्चों, जाहिर सी बात है 5 से 7 क्वेश्चन जो होंगे बच्चों आप लोगों के यही करंट अफेयर से बच्चों आसानी तरीके से मिल जाएगा। अब भारत रत्न की बात की जाए तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसी 1954 में गठित किया गया था। भारत रत्न की अगर बच्चों बात की जाए, भारत रत्न ये जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे 1954 में गठित किया गया था या गठन हुआ था, या इसका 1954 में गठन किया गया था। 1954 में पहली बार इसे दिया गया था। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है बच्चों। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार यह दिया जाता है। 1954 में पहले प्राप्तकर्ता श्री राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन। देखिए बच्चों, राजगोपालाचार्य जो हैं इनको पहले दिया गया था, राजगोपालाचार्य को। फिर राधाकृष्णन को बच्चों दिया गया था। किसे दिया गया था? राधाकृष्णन को दिया गया था बच्चों। राजगोपालाचारी को दिया गया था, और फिर राधाकृष्णन को बच्चों दिया गया था। फिर उसके बाद सीवी रमन को दिया गया था। किसे दिया गया था बच्चों? सीवी रमन को दिया गया था। तो सीवी रमन को दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं बच्चों। कर्पूरी ठाकुर जो है 49वें व्यक्ति हैं। चौथे व्यक्ति हैं बच्चों, 49वें व्यक्ति हैं। चौथे व्यक्ति हैं, 49वें व्यक्ति हैं। तो बच्चों भारत रत्न के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। भारत रत्न कब पहली बार दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था बच्चों। कब दिया गया था पहली बार? तो 1954 में दिया गया। तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको लिख लीजिएगा, कहीं पर नोट्स बना लीजिएगा जो, और इसका कहिएगा तो हम बच्चों आप लोगों को PDF भी दे देंगे। आप लोग इसको 1 से 2-3 बार देखिए। हम बच्चों क्या है, इसको कई बुक से छाट कर लाए हैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इतने पावरफुल होंगे, इतने हेल्पफुल होंगे बच्चों कि हाँ फिर लें। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, और कर्पूरी ठाकुर चौथा भारत रत्न मिला है, 49वां भारत रत्न, ठीक ना। और इसी तरीके से भारत रत्न टॉपिक जो है बच्चों आप लोगों की क्लियर हो गई। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे नेक्स्ट पेज पर बच्चों। अब हम देखते हैं जाति आधारित जनगणना, जो इम्पॉर्टेंट है बच्चों
उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा। जाति आधारित जनगणना की बात अगर बच्चों हम करते हैं तो जाति आधारित जनगणना बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जो है जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है बच्चों? 13.07 करोड़। कितनी बच्चों हैं? बिहार में जो है जाति आधारित जनगणना कराई गई 2 अक्टूबर 2023 को। 2 अक्टूबर 2023 को 2 अक्टूबर 2023 को। अब इसमें अक्टूबर 2023 को जब जनगणना कराई गई है तो बिहार की जनसंख्या बच्चों कितनी है? 13.07 करोड़ हैं। सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसे ईबीसी कहते हैं, ये 36.1 पॉइंट है। पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाए बच्चों बीसी की तो 27.2% हैं। 27.12%, 27.12% और अनुसूचित जात 19.65% और अनुसूचित जनजात बच्चों 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52% के तकरीबन है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों जो जातिगत जनगणनाएं हुई हैं उसका ये डाटा, ये आंकड़ा कहता है। इसी सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों के लिए कोटा 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया है। इसी आंकड़ा के अनुसार राज्य सरकार ने ये 50% से बढ़ाकर आंकड़ा कितना बच्चों कर दिया है? 65% कर दिया है। कितने कर दिया है? 65% कर दिया है, जिससे राज्य में कुल आरक्षण कितने हो जाएंगे? 75% हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों? 75% हो जाएंगे। बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। ये पैमाने पर जनगणना नहीं करा करके जो बच्चों हैं बिहार की, ये किस पर बताई जा रही है? सामाजिक सर्वेक्षण पर जनगणना बताई जा रही है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। किसका विषय है बच्चों? संघ का विषय है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना किसका विषय है बच्चों? ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता होता है। जनगणना किसका विषय है? संघ का विषय है। जनगणना संघ का विषय, जनगणना किसका विषय है? संघ का विषय है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? ये इसकी जाति आधारित जनगणना की पृष्ठभूमि क्या है? आखिरी बार ईसीसी के रूप में जाति जनगणना 1931 में कब हुई थी? 1931 में आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई थी? 1931 में आयोजित की गई थी। आज़ादी के बाद 2011 से लेकर के सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जनजाति आंकड़े जारी नहीं किए गए। क्या नहीं किए गए बच्चों? जनजाति आंकड़े जारी नहीं किए गए। उसी के पीछे एक बच्चों छोटा सा आप लोग नोट लिख लीजिए, एक छोटा सा नोट लिखिए और छोटे से नोट में बच्चों आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू लिखिए। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे हम मंडल आयोग 1979 में गठित हुआ था। कब हुआ गठन? 1979 में गठन हुआ था। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, जिसे मंडल आयोग कहा जाता? 1979 में गठित हुआ। 1980 में प्रतिवेदन समर्पित तथा 1990 में इसे लागू किया गया था। ये अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी कितनी है? 52%। ओबीसी आबादी कितनी है बच्चों? 52% है। कितनी है ओबीसी आबादी? इन्होंने आंकड़ा लगाया, अनुमान लगाया 52% के तकरीबन है बच्चों। तो इसी तरीके से बच्चों जो जाति आधारित जनगणना अभी बिहार में कराई गई है ये आंकड़ा कहता है। इस आंकड़े को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बच्चों ये भी जितने भी टॉपिक आप लोगों को बताए जा रहे हैं बहुत ही हेल्पफुल होंगे बच्चों। मेरी बात मानिए, आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करिए और इसी तरीके से हम एक दूसरे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो बच्चों इज़राइल और हमास का युद्ध हुआ, किसका युद्ध हुआ? इज़राइल और हमास का युद्ध हुआ। इज़राइल और हमास के युद्ध में जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत एक इज़राइल पर हमला किया। क्या किया? हमला किया। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत इज़राइल ने जवाबी हमला किया। क्या किया? इज़राइल ने जवाबी हमला किया। भारत ने इज़राइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन अजय। भारत ने इज़राइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की थी। भारत ने इज़राइल में जितने भारतीय नागरिक थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की। हमास या इस्लामी
प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा गाज़ा में की गई थी। यह अहमद यासीन द्वारा किस में कहाँ पे की गई थी? गाज़ा में की गई थी। कुछ संबंधित फैक्ट्स भी हैं, कुछ संबंधित तथ्य कहते हैं। इजराइल 1948 में स्वतंत्र हुआ और कई युद्ध लड़ा। 1948 में देख लीजिए, यह स्वतंत्रता किस ये 1948 में इजराइल क्या हुआ बच्चों? स्वतंत्र हुआ। और ये क्या हुआ? कई युद्ध लड़ा। अब इजराइल अरब इजराइल युद्ध 1948 में हुआ था। स्वेज नहर संकट 1956 में। कब हुआ था? स्वेज नहर संकट 1956 में हुआ था। छह दिवसीय युद्ध 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। ओस्लो समझौता 1993 में। दो राज्य समाधान का कार्यान्वयन है। क्या है ये? दो राज्य समाधान का कार्यान्वयन है। अब्राहम समझौता 2020 या इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच संधि समझौता हुआ था। अब्राहम समझौता 2020 में या इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में शांति समझौता है बच्चों। क्या है? शांति समझौता है। तो बच्चों इसी तरीके से इजराइल हमास का जो युद्ध हुआ है, इजराइल और हमास का युद्ध, इसको आप लोग अच्छे तरीके से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं बच्चों, ये जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं बच्चों, इनको हम बता दिए हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को आप लोग एक नोट्स अच्छा सा बनाइए और उसको अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम से कम टाइम में बच्चों ये छांट कर लाया गया है। ये क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे बच्चों, इनको अच्छे से रिवीजन करिए। और उसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए बच्चों, प्रधानमंत्री पीएम जनधन योजना। प्रधानमंत्री पीएम जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस पर क्या किया गया? इसको शुरू किया गया था। 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। कुल परिव्यय कितना है बच्चों? 24,104 करोड़ रुपया। कितनी है बच्चों? 24,104 करोड़ रुपये। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि 2023-24 से लेकर 2025-26 तक। उद्देश्य इसका क्या है? पीएम जनधन योजना का उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। योजना का मुख्य केंद्र क्या है? पक्के मकानों का प्रावधान, पाइप से जल आपूर्ति, दवा लागत के साथ मोबाइल मेडिकल इकाइयाँ, संपर्क सड़कें, छात्रावासों का निर्माण तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल को बढ़ावा देना। 3 किलोवाट सौर ऑफ ग्रिड प्रणाली का प्रावधान और मोबाइल टावरों की स्थापना, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण। इसी तरीके से बच्चों जो पीएम जनधन योजना की बात की गई है, पीएम जनधन योजना की बात की गई है, जो पीएम धन योजना में प्रधानमंत्री ने जो जो योजनाओं में तथ्य कहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कहे हैं, पीएम जनधन योजना के तहत हम बच्चों आप लोगों को बता दिए हैं। पीएम जनधन योजना के तहत क्या क्या कहा गया है, क्या क्या इसका उद्देश्य है, क्या क्या इसमें पहल की गई है, इन सारे फैक्ट्स को एक ही तथ्य में हमने बताया बच्चों। इसका एक अच्छे तरीके से नोट्स ज़रूर बनाइएगा बच्चों। और इसी तरीके से हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। G20 दिल्ली घोषणा, G20 शिखर सम्मेलन, G20 दिल्ली घोषणा। अब इसका देखिए आदर्श वाक्य बच्चों क्या है? ये आदर्श वाक्य बच्चों बीपीएससी में अभी को हाल ही में बीपीएससी के क्वेश्चन में दिया हुआ था। वासुदेव कुटुंबकम। G20 दिल्ली घोषणा का आदर्श वाक्य क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्रिप्टो स्टेक्स नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोड मैप तैयार किया गया है। क्या तैयार किया गया? संयुक्त रोड मैप तैयार किया गया, संयुक्त रोड मैप तैयार किया गया, संयुक्त रोड मैप तैयार किया गया। महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण किया गया। इसमें G20 दिल्ली की घोषणा क्या क्या घोषणा किया गया उसमें बच्चों, इसका आदर्श वाक्य क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य बच्चों। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स कही गई थी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कही गई हैं, तीसरा बच्चों कहा गया महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण करना, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करना, 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। G20 में पहली बार
UNGA 75, UNSC सुधार पर समझौता, अफ्रीकी संघ सम्मिलित वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन IAS के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। किसके बाद हुई थी? एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। इसी तरीके से G20 शिखर सम्मेलन के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उन सारे फैक्ट्स पर बता दिया गया। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? दिल्ली में इसकी घोषणा हुई। इसके आदर्श वाक्य वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य बच्चों। और इसमें इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा की गई और कुछ डिसीजंस लिए गए। इन डिसीजनों के बारे में भी हम बच्चों चर्चा कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बच्चों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट में है बच्चों भारत की पहली सुरक्षा रणनीति। भारत की पहली सुरक्षा रणनीति देश की सुरक्षा उद्देश्य और इन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की रूपरेखा का रणनीति हूडा समिति की सिफारिशों पर गठित हुआ था। किसके समिति पर बच्चों? हूडा समिति के सिफारिश पर भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का गठन हुआ था। इसके क्या बच्चों उद्देश्य हैं? इसके क्या बच्चों तथ्य हैं? जैसे सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मामलों के माध्यम से राष्ट्र के हितों और सुरक्षा की रक्षा करना। दूसरी पॉइंट्स है बच्चों पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2020 से 26 का मुकाबला करेगा। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए नए विभाग स्थापित किए जाएंगे। साइबर सुरक्षा के लिए अलग से बजट का प्रावधान की बात कही गई है। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। साइबर सुरक्षा के लिए अलग से बजट का प्रावधान है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए नए विभाग की स्थापना की जाएगी। और पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 से 26 का मुकाबला करेगा। सैन्य, आर्थिक और कूटनीति मामलों के माध्यम से राष्ट्र के हितों और सुरक्षा की रक्षा की जाएगी। तो भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर क्या क्या तथ्य हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं बच्चों? ये उद्देश्य के बारे में बच्चों बता दिए हैं। देश की सुरक्षा उद्देश्य और इन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की रूपरेखा का रणनीति क्या करता है बच्चों? भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में इन तथ्यों पर बात किया गया था। अब देखते हैं बच्चों समान नागरिक संहिता चर्चा में है। बच्चों समान नागरिक संहिता चर्चा में क्या है? इसमें हाल ही में भारत के 27वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगा। किसने बच्चों? 22वें विधि आयोग ने किसने मांगा बच्चों? 27वें मुँह से निकल गया, सॉरी बच्चों। 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगा। UCC विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामलों पर लागू होगा। क्या होता है? लागू होता है। पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में UCC का पालन करने वाला गोवा भारत का एकमात्र राज्य है। इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। क्या है? संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लेक्स लोकी रिपोर्ट 1840 में सिफारिश की गई कि मुसलमानों और हिंदुओं के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। BR राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी। तो समान नागरिक संहिता में क्या क्या चर्चा की गई? ये 22वें विधि आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया था। 22वें विधि आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया था। समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगा गया था। इसमें UCC विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदाय के मामलों पर चर्चा की गई बच्चों। अब उसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट पर बच्चों। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के बारे में चर्चा करते थे। MPI के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय MPI मतलब राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया। चौथा संस्करण है बच्चों, दूसरा संस्करण जारी किया है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 और 21 के आधार पर तैयार की गई थी। आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट 15-16 में 24 दशमलव बच्चों कितना है? एक सेकेंड बच्चों, 24.85% कितने? 24.85% से 2019 से 21 में 14.96% के तकरीबन है। रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं? 2015 और 16 और 2019 से 21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% से 19.28% की गिरावट
शहरी क्षेत्रों में वहीं पर देखा जाए गरीबी में 8.65% से लेकर 5.27% की गिरावट। वहीं शहरी क्षेत्रों में 8.65% से लेकर 5.27% की गिरावट हुई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में 32.59% बच्चों 32.59% से लेकर 19.298% की क्या हुई है, गिरावट हुई है। उसी तरीके से वर्ष 15 और 2016 से 2019 और 21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर कितनी हो गई है, 44% के तकरीबन हो गई है। 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता बच्चों क्या है, 47% से घटकर 44% हो गई। एमपीआई मूल्य में सुधार 2015-16 में 177 से लेकर 19-20 में 0.0666 सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। राज्य का प्रदर्शन उसमें कैसा है, बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार, झारखंड, यूपी, मेघालय, एमपी जैसे इलाकों में है, देखने को मिलता है। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उन सारे बिंदुओं पर चर्चा किया गया। इसमें क्या क्या क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन सारे बिंदुओं पर भी चर्चा किया गया। और इसका देखिए बच्चों, ये जो इसके बाद जो हम फैक्ट बता रहे हैं, तथ्य बता रहे हैं, इसका 500 क्वेश्चन लाएंगे जो एग्ज़ाम में बच्चों एडिटिव उतारा जाएगा, छापा जाएगा। तो आप लोग इसको पढ़िए, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे, 500 क्वेश्चन कराएंगे, जो 500 क्वेश्चन बच्चों एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूरा हेल्पफुल होगा बच्चों। और उसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं वन्य संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 को 2022 में संशोधन किया गया। यह अधिनियम 2023 से लागू है। वन्य संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में किया गया। लागू कब हुआ, 2023 में। कब लागू हुआ, 2023 में लागू हुआ। वन जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यायाम पर अभिसमय के प्रावधानों को लागू करने के लिए नया अध्याय वी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया बच्चों, वी जोड़ा गया बच्चों, वी जोड़ा गया। सामान्य उल्लंघन के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख तथा विशेष रूप से संरक्षित जीवों के लिए न्यूनतम जुर्माना जो है बच्चों 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। कैप्टिक जीवों या वन उत्पादों को सौंपने के लिए नई धारा 42A जोड़ा गया है। अनुसूची फर्स्ट कठोर सुरक्षा की बात की गई है। अनुसूची सेकंड उच्च सुरक्षा की बात की गई है। अनुसूची थर्ड से लेकर फोर्थ में लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए नहीं है। अनुसूची 5 में वे जानवर जिनका शिकार किया जा सकता है। अनुसूची 6 में पौधों की खेती वर्जित है बच्चों। तो इसी तरीके से वन्य संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में कब लागू हुआ बच्चों, 2023 में। ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट बच्चों हम लोग आप लोगों को बता दिए हैं। अब उसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। आप लोग इस वीडियो को बच्चों 2 से 3 बार अच्छी तरीके से देखिए और एकदम पूरे कॉन्सेप्ट के बच्चों अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अगर बात करें राष्ट्रीय दल का दर्जा, राष्ट्रीय पार्टी बच्चों भारत में कितनी है, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, इन बिंदुओं पर चर्चा हम कर लेते हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा हमें कैसे प्राप्त होता है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर निम्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा योग्य पाया गया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी पार्टी कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के संस्थापक बच्चों ये केजरीवाल वाली पार्टी है जी। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल जी की है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की। ये पार्टियां हैं बच्चों, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कितनी हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। राष्ट्रीय दल का कैसे मान्यता दिया जाता है, राष्ट्रीय दल का मान्यता, राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए क्या क्या दशाएं हैं इनके बारे में देख लीजिए। यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में, कितने राज्यों में बच्चों, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो,
तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अगर वह नहीं है तो यदि उसे लोकसभा चुनाव में 2% सीटें प्राप्त होते तो वह सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। यदि उसे लोकसभा चुनाव में 2% सीट प्राप्त होती हैं तो वह सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। तो इस कंडीशंस में भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। यदि वह लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा 4 से अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्य में लोकसभा से 4 सीटें प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। किसका दर्जा? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त होता है, इन बिंदुओं पर आप लोग देख चुके हैं और इसको समझ चुके हैं। राष्ट्रीय पार्टी भारत में कितनी हैं बच्चों? 6 हैं। कितनी हैं? 6 हैं। अब चलते हैं हम बच्चों आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ देखते हैं। भारत में मिलेट्स, मोटा अनाज, जिसे मिलेट्स बच्चों किसे कहा जाता है? मोटा अनाज। भारतीय बाजरा वर्ष 2018 कितने बच्चों? 2018। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद नोडल एजेंसी है IIMR। ये कहाँ पे है? 2018 में इसकी कहाँ पे एजेंसी है? इसका संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद की नोडल एजेंसी। भारत के अनुरोध पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चुना गया है। उत्पादक में अग्रणी राज्य हैं। मोटे अनाज में उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान है बच्चों। कौन सा राज्य है? राजस्थान और कर्नाटक। राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है? महाराष्ट्र है। और उसी तरीके से बाजरा पर अनुसंधान और जागरूकता पर केंद्रित है। बाजरे को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिपादित 7 सूत्र हैं। कौन कौन से? 7 सूत्र हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत बाजरा पर उप मिशन लागू हुआ। क्या लागू हुआ? बाजरा पर उप मिशन लागू हुआ। उसी तरीके से भारत में मिल्स, मोटे अनाज के बारे में बच्चों आप लोगों को बता दिए हैं। अब उसी तरीके से हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, जो करंट अफेयर का ये सीरीज है बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। और उसी तरीके से देखते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद। जो भारत में क्या है? भारत में 28 राज्य हैं बच्चों, 8 यूटी थे। तो ये क्या है बच्चों? अंदर क्या है? कुछ राज्यों में कुछ चीज़ों को लेकर हरदम विवाद रहती है। तो जल को लेकर जो अंतर्राज्यीय जल विवाद हैं बच्चों, अंतर्राज्यीय जो जल विवाद हैं कैसे कैसे हैं? जैसे ये कितने में अधिनियम आया? 1956 में। कितने में आया? अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम कब आया? 1956 में। कृष्णा जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में है। किसके बच्चों? कृष्णा जल विवाद की बात अगर की जाए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में। गोदावरी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। गोदावरी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। वहीं पर कावेरी जल विवाद की बात की जाए तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में है। कावेरी जल विवाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है। किसके बीच में? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 भारत सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के लिए बोर्ड स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। प्रविष्ट 17 राज्य सूची और प्रविष्ट 56 संघ सूची। प्रविष्ट 17 में जो है क्या है बच्चों? राज्य सूची के उल्लेख है और प्रविष्ट 56 जो है संघ सूची ने उल्लेख किया है। जल संसाधनों पर विधायी प्राधिकरण को परिभाषित करता है। अंतर्राज्यीय नदीय जल विवाद विधेयक में एकल अस्थायी न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। अनुच्छेद 262 ऐसे किसी भी विवाद के संबंध में ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही किसी अन्य न्यायालय को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है। अनुच्छेद 262 में कहता है ऐसे किसी विवाद के संबंध में ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना भी किसी न्यायालय और ना ही किसी अन्य न्यायालय को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना होता है। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम आगे की तरफ चलते हैं बच्चों।
आज जो क्वेश्चन हम लाए हैं, आज जो ये श्रृंखला लाए हैं, इस श्रृंखला को करेंट अफेयर्स बच्चों आप लोगों का ये 10 दिन आप लोग खाली जो वीडियो मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाए, जो भी कंटेंट डाले जाएंगे, इन कंटेंट को अच्छे तरीके से देख लीजिए। जो 5 से 7 नंबर करेंट के आएंगे इन्हीं वीडियो में से होंगे। और कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से क्या क्या हम पढ़ाएंगे, अब इसके बारे में लास्ट में हम चर्चा करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं भारत का नया संसद भवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत का नया संसद भवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। और 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का भी लॉन्च किया गया है बच्चों। नए संसद भवन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया था। क्या किया गया था? सिक्का लॉन्च किया गया था। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा, किसने किया है? बिमल पटेल ने। आर्किटेक्चर कौन थे बच्चों? बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नए संसद भवन की विशेषताएं, इसका आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। नई संसद भवन में 6 द्वार, गज द्वार, अश्व द्वार, सुर्दूल द्वार और हर्ष द्वार, गरुण द्वार, मकर द्वार, कितने द्वार हैं? 6 द्वार। कौन कौन से हैं? गज द्वार, अश्व द्वार, सुर्दूल द्वार और हर्ष द्वार, गरुण द्वार, मकर द्वार। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर, कहाँ से लाए गए थे? ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में पाया गया है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया है? संसद भवन में किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है और इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है तथा इसकी कुल ऊंचाई 65 मीटर के तकरीबन है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। अब कुल मिलाकर के 1272 सीटें हो गई हैं। कितनी सीटें हो गई हैं? 1272 सीटें हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नदी के साथ पवित्र शेंगोल की स्थापना की। शेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। शेंगोल का इस्तेमाल किस के समय से होता है आ रहा है? चोल के समय से होता आ रहा है। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृत की शान रहा है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नदी, बैल और जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है और वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। और इसी तरीके से बच्चों हम एक नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में। अब आज बात करते हैं बच्चों एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी ने कृषि में बहुत ही इनका प्रमुख योगदान है। इनके योगदान और इनके बारे व्यक्तित्व के बारे में बच्चों जान लेते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ही बच्चों आते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म जो है 7 अगस्त 1925 को जन्म और 28 सितंबर 2023 को निधन हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है। किसको? वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है। अब संबंधित इनसे फैक्ट्स क्या क्या हैं? 1961 से लेकर 1972 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक, 1972 से 1979 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, 1979 से लेकर 1980 कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव,
1982 अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। 2004 राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष। 2007 से 2013 राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं? 1971 रैमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत। 1986 अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार। 1987 प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता। 1994 यूएनईपी सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार। 1999 यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक पुरस्कार। 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और फ्रीडम मेडल पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय पर कौन कौन से स्तर से सम्मान दिए जाते हैं, इन स्तर के सम्मानों के बारे में भी चर्चा हो गया। अब एक हम नेक्स्ट, तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, और आगे हमें बच्चों क्या क्या चर्चा करना है देखिए उसके बारे में भी बच्चों हम लोग बता देते हैं। कौन कौन से, देखिए बच्चों, ये जो 8 से 10 दिन होंगे बच्चों एग्ज़ाम के लिए, 8 से 10 दिन में बच्चों हमें यूपीपी के एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ना है, जो करंट अफेयर से बहुत ही इम्पोर्टेंट, यूपी पुलिस वाले एग्ज़ाम में हमें बच्चों क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं एक बार। यूपी पुलिस में बच्चों हमें पढ़ना क्या क्या, कौन कौन से सम्मान क्या क्या पढ़ना है, इन क्वेश्चन पर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं देख लेते हैं। हमें नोबेल पुरस्कार पढ़ना है बच्चों, नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे। देखिए हम क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को कराएंगे, इन टॉपिक्स पर आप लोग खाली इन्हीं टॉपिक्स को देख लिए। 5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों का, मानिए मेरे विश्वास मानिए कि 5 से 7 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। भारत रत्न की बात कर लिया जाए, भारत रत्न पुरस्कार पर बात किया जाए, दादा साहेब फाल्के की बात की जाए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। उसके बाद जो है सरस्वती सम्मान की बात की जाए, सरस्वती सम्मान भी पढ़ाया जाएगा। सरस्वती सम्मान के बाद बच्चों G20 शिखर सम्मेलन, विश्व सुंदरी के बारे में भी बात किया जाएगा। विश्व सुंदरी इस समय वर्तमान में कौन है, विश्व सुंदरी के बारे में बात किया जाएगा। विश्व सुंदरी के बाद उसके बाद हम बात करेंगे सैन्य अभ्यास। क्या बात करेंगे? सैन्य अभ्यास। तो बच्चों जो जो भी टॉपिक रहेगा वो सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, और आगे की चर्चा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में होगी। जय हिंद, जय भारत।